हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिशा दुआ क्लासेस। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके सीएमए इंटर में योर मॉड्यूल 1 फ्रॉम टुडे। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। बिजनेस लॉज एंड एथिक्स सीएमए इंटर पेपर नंबर 5 का मॉड्यूल 1 करेंगे आज, जिसका लेक्चर 1 है। सो गिविंग यू अ हेड्स अप बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, कुछ बातें यहाँ पर है जो हमें लर्न करनी है। थोड़ा ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे लर्न करने वाला है। मैंने पूरी कोशिश करी है, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हम बहुत सारे कंसेप्ट क्लास में ही याद कर लेंगे, बट थोड़े एफर्ट्स इस चैप्टर में पर्टिकुलरली पोस्ट द सेशन आपको लगाने पड़ेंगे। मैंने आपके लिए कंसोलिडेटेड नोट्स भी रेडी करे हुए हैं, चार्ट्स भी हैं और टेबल्स भी हैं। तो आपको मदद हर तरीके से मैं करने को तैयार हूँ और मैं करूँगी भी, बट अब यहाँ इस चैप्टर में आपको एफर्ट्स लगाने हैं ताकि आप इस चैप्टर से डर ना जाओ या लॉ सब्जेक्ट से डर ना जाओ। इसलिए मैंने पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया था और अब हम ये चैप्टर करेंगे। एक बार ये हो जाएगा तो हम सीक्वेंस में चलेंगे जैसे हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो अगर मैं आपको मॉड्यूल दिखाती हूँ, दिस इज़ हाउ आवर मॉड्यूल लुक्स लाइक है। तो ये रहा आपका इस सब्जेक्ट में कैसे हमने कैटेगराइजेशन हमारे को इंस्टीट्यूट से मिली हुई है कि किस चैप्टर से कितना आने वाला है। तो आप देखिए कि 5% वेटेज है फर्स्ट यूनिट का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया। तो इसी बात पे चालू किया जाए आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चालू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा संविधान है ना। 1947 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद का, व्हेन डिड वी बिकम रिपब्लिक, इट हैपेंड इन 1950। तो उससे रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे। वैसे तो हम ये पढ़कर आया है लॉ कैसे बनता है ऑन द फेस ऑफ इट, जब हमने फर्स्ट सेशन आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का किया था, है ना। बट डिटेल्स nitty-gritties are discussed in this chapter, so let's get going. So guys, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ग्लोबली। मतलब किसी भी कंट्री से किसे आप कंपेयर कर लेते हो तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ग्लोबली, ब्लेंडिंग रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही है। कहीं तो रूल्स एकदम रिजिड है और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ओके एक फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स है। फेडरल बोले तो सेंट्रलाइज्ड, मतलब हमारे पास सेंटर और स्टेट दोनों है, बट सेंटर का अपर हैंड हैगा। ओके डिफाइंस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंश्योर्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो अगर आपसे पूछते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉइंटर्स हमें लिखने हैं तो याद करने वाली बातें हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री जैसा चैप्टर है, थोड़ा सिविक्स में शायद आपने पढ़ा भी होगा 7th-8th क्लास में सिविक्स जब आपने पढ़ी थी एसएसटी। ठीक है, कुछ बातें याद होंगी, कुछ नहीं याद होगी, बिल्कुल टेंशन नहीं है। अब हम सब याद कर लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। अगर मैं दिसंबर 2024 के बारे में बात करती हूँ, यहाँ से सिर्फ 2 नंबर का एक MCQ आया था और क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बने थे, बट पास्ट ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। लेट मी जस्ट ऑल्सो शो यू कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ये देखिए, आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, कुछ कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, जहाँ डिफरेंसेस एटसेट्रा अपन को बताने हैं। ठीक है, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आर्टिकल 21 बहुत डिटेल में है। आर्टिकल 19 हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 सबसेक्शन, आर्टिकल 21 या। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। देखिए 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चंस तो बन सकते हैं, बट रीसेंट अटेम्प्ट्स में अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ से डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं आए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बन सकते हैं, बन तो बिल्कुल सकते हैं। तो हम
अच्छे से कंसेप्ट पढ़ेंगे और हमारे लिए एज समबडी हु इज गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल अच्छी बातचीत भी है। मतलब कहीं ना कहीं मैं बहुत हैप्पी भी हूँ कि हमारे पास ये कंटेंट हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें दिया है नए सिलेबस में काफ़ी डिटेल में, बट थोड़ा हिस्ट्री भी है, ठीक है, ब्लेंड पकड़ लेते हैं रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पार्लियामेंट्री इट डिफाइंस द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर करता है कौन, हमारा संविधान। प्रोवाइड्स इमरजेंसी फीचर्स टू मैनेज क्राइसिस, कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल आती है, हम क्राइसिस की सिचुएशन में आ जाते हैं तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ रूल्स नहीं है प्रॉपर ढंग से, रूल्स तो एक स्क्विड गेम वाले भी हैं कि रेड लाइट ग्रीन लाइट करते करते डिस्काउंट हो रहा है, हमको ऑफकोर्स तानाशाही भी नहीं चाहिए, रूल्स चाहिए, बट देन इट हैज़ टू बी इन फेवर ऑफ पब्लिक। देखा है आपने स्क्विड गेम? अब तो सीज़न 2 भी रिसेंटली आ गया है। यस, तो हमें हमारा जो रूल्स है एक्चुअली बनते ही इसलिए हैं ताकि एक फॉलो एक सिस्टम बने, सब क्योस ना हो जाए। यस, माँ लाइफ माँ रूल से काम नहीं चलेगा। आपके घर में चल सकता है शायद, घर में भी एक जने से तो नहीं चलता है, जब सब साथ लोग के साथ मिलके रहते हैं तो देयर हैज़ टू बी अ integration about things for the benefit of all. Yeah, contains features for effective governance. ये बातचीत है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर बात करते हैं हमारे प्रियम्बल की, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होता है ना, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हो सकता है वैसे तो टेक्निकली हम सबको ये याद होना चाहिए, बट अगर नहीं था याद, अब हम कोशिश करेंगे पूरी याद करने की, ठीक है। तो क्या है प्रियम्बल? हमारा इट वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेट फोर्थ इंडिया एज सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मैम इतनी सारी बातचीत क्यों लिखी हुई है, एक ही बारी बोल दो ना जो बोलना है। अरे भैया, हर एक चीज़ का अपना अपना मतलब है जो मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, ठीक है। एजेंडा क्या है, जो भी हमने अब्बा डब्बा चब्बा अभी तक बोला है उससे होने क्या वाला है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सारे सिटीजन्स के लिए। और ये मैम फिर से अब्बा डब्बा चब्बा हो गया, एक्सेप्ट जस्टिस एंड लिबर्टी, कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल ध्यान मेरे को सुनेंगे, मैं समझाऊंगी, एक एक वर्ड समझाऊंगी, ठीक है, हिंदी में भी बताऊंगी। बस अभी के लिए समझ लेते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो अडॉप्शन डेट है दैट इज़ 26 नवंबर 1949। हम रिपब्लिक तो 1950 में हुए थे, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रियम्बल है वो अडॉप्ट हो गया था 26 नवंबर। 26 गया तो हमें वैसे भी याद है ना, बट इसे पॉजिटिव सेंस में याद करते हैं। 26 नवंबर 1949। क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आइए इसे देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, ओके। संविधान का प्रियम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या बोलता है, यानी उसकी प्रस्तावना संविधान सभा ने अपनाया था और उसमें लिखा था। व्हाट इज संविधान सभा? दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जिनके घर में न्यूज़ चलती हैं उनको थोड़ी बहुत बातचीत ऐसी बात वर्ड्स उन्होंने सुन रखे होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बोलते हैं। तो बेसिकली जो ये प्रस्ताव, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्तावना, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बनाते हैं ना कुछ एक्नॉलेजमेंट और इंडेक्स एटसेट्रा, उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रियम्बल है जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसे हम संविधान सभा बोलते हैं हिंदी में, इन्होंने अपनाया था। और इस प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ था? इस प्रियम्बल में लिखा हुआ था हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके, ने मिलकर संकल्प किया है। क्या बोल रहे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। क्या है ये? इसको अगर हिंदी में बोलते हैं, ने मिलकर संकल्प किया है कि हम अपने देश को एक, कैसे करेंगे? हम सब लोग सोलमली डिसाइड किया है कि हम अपने देश को, इंडिया को क्या बनाने वाले हैं? एक सोवरेन, बोले तो स्वतंत्र। क्या बोले मेरे प्यारे बच्चों? स्वतंत्र,
सोशलिस्ट बोले तो समाजवादी, फॉर द पीपल। सेकुलर बोले तो धर्मनिरपेक्ष, मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नो नो रूल कि आपको यही फॉलो करना है। ओके, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। डेमोक्रेटिक बोले तो लोकतंत्र। देखो अभी समझिए, डेमोक्रेटिक एज इन, अब इतने सारे लोग हैं, सब लोग की बात तो नहीं सुनी जा सकती ना, कोई डिसीजन तक पहुंचना है, इतने सारे बिलियन ऑफ पीपल से बातचीत करेंगे, कोई डिसीजन ही नहीं आ पाएगा। कह रहे हैं कि इन लोगों के द्वारा जो लोग रिप्रेजेंट इलेक्शन के थ्रू हुए हैं वो लोग डिसीजन लेंगे, देयरफॉर इट इज डेमोक्रेटिक। ओके, डेमोक्रेटिक इज लोकतंत्र, लोगों की बात के थ्रू जो रिप्रेजेंट हुए हैं उनकी बात मान रहे हैं। ओके, रिपब्लिक बोले तो गणतंत्र बनाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं हम, हमारे संविधान सभा में प्रियम्बल जो हमारी प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन की वो लिखी गई और बोला गया कि हम भारत के देशवासी है ना, हम भारत के लोग ये मिलकर संकल्प करते हैं कि हम अपने देश को, समझा रही हूँ, याद नहीं करना, भी याद क्या करना बताऊंगी। स्वतंत्र बोले तो, सोवरेन बोले तो स्वतंत्र, ठीक है, सोवरेन, ध्यान से अपने ब्रेन में रिटेन करो। सोवरेन बोले तो स्वतंत्र, सोशलिस्ट बोले तो समाजवादी, ओके, सेकुलर बोले तो कोई धर्म का यहाँ पर पक्ष नहीं लिया जाएगा, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक बोले तो लोकतंत्र, रिपब्लिक बोले तो गणतंत्र। गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं ना, बनाएंगे। इसका मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने फैसले स्वयं करता है, किसी और देश पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए स्वतंत्र है। और यहाँ सभी लोग को समान अधिकार मिलता है, इसलिए इक्वालिटी बोला था ना मैंने, यहाँ पर इक्वालिटी बोला था, सब लोग को समान अधिकार मिलता है। एक समय था जब इंडिया पूरा कास्ट सिस्टम से डिवाइडेड थी कि ये ब्राह्मण है और ये वैश्य है, शूद्र है ना, और ये क्षत्रिय हैं और ये मंदिर में एंटर नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ प्रिविलेजेस है, किसी को कुछ डिसएडवांटेज है, उसको हटाया गया। इट हैज़ टू बी, एवरीबडी हैज़ टू बी इक्वली ट्रीटेड। यस, और अभी आपने एक आयुष्मान खुराना की मूवी भी देखी होगी, जहाँ उस मूवी का नाम ही आर्टिकल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, हमारे सिलेबस में भी, मैं आपके एग्जाम्पल में भी लाई हूँ। ओके, चाहे उसका धर्म, समाज या विचार अलग हो, सबको हम इक्वली ही ट्रीट करेंगे, ये हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। ओके, व्हाट आर द 5 वर्ड्स दैट वी हैव टू रिमेंबर, ये कीवर्ड्स है सोवरेन, सेकुलर, सोवरेन बोले तो स्वतंत्र, सेकुलर बोले तो, नहीं पहले स्वतंत्र, सोशलिस्ट समाजवादी है ना, सेकुलर बोले तो धर्मनिरपेक्ष, तो हम खाली इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमने ऐसा वादा किया है। ओके, और हम अपने नागरिकों को, सिटीजन्स को ये कुछ मौलिक चीज़ें देने का वादा करते हैं, ऐसा हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, प्रस्तावना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल रही है। न्याय बोले तो जस्टिस, हर इंसान को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं देयर इज समबडी हु अर्न्स रुपीज लेट्स से 5,000 अ मंथ एंड देयर इज समबडी हु अर्न्स 5 लाख रुपीज अ मंथ। अब अगर दोनों को, लेट्स से दोनों ही जेल पहुंच जाते हैं, अब बेल होनी है, 5,000 वाले को भी बोल रहे हैं मैं आपको 5,000 रुपये का बेल अमाउंट देना है, और जो 5 लाख रुपए कमा रहा है उसको भी बोल रहे हैं हम कि आपको 5,000 रुपये का ही बेल अमाउंट देना है। तो जो 5,000 कमाता है वो तो अंदर ही रह जाएगा, जो 5 लाख कहता है तो ऐसे देगा और भग जाएगा। तो जो भी न्याय होगा, जो भी जस्टिस होगी, इट विल बी बेस्ड दैट सामाजिक, मतलब इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ कोर्स। आर्थिक बोले तो पैसे, और राजनीतिक न्याय मिलेगा, पॉलिटिकली ऑल्सो करेक्ट। ओके, स्वतंत्र बोले तो लिबर्टी,
हर व्यक्ति को अपने विचार, अभिप्राय, विश्वास और धार्मिक पूजा करने की आज़ादी है। कोई अगर मस्जिद जाना चाहता है तो मस्जिद जा सकता है, कोई अगर मंदिर जाना चाहता है तो मंदिर जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है, लिबर्टी है। यू चूज व्हाट यू वांट टू डू। जस्टिस, लिबर्टी, दोनों क्लियर। समानता मतलब इक्वली ट्रीट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया एक समय था बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम और हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी। डिवाइड एंड रूल पे ही हमारी सोने की चिड़िया का क्या हुआ वो हमने देखा है ना। फाउंडेशन में तो हम पूरा एरा पढ़ कर आए हैं, एंशियंट एरा से बातचीत चालू हुई थी। और मिडिवल एरा में आपको पता है मुगल्स और नो जो राजा महाराजा और ब्रिटिशर्स फिर आए, फिर क्या हुआ हमारे देश का। खैर, नॉट गोइंग देयर, कमिंग बैक टू व्हाट इज देयर इन सीएमए इंटर। समानता बोले तो इक्वालिटी, सभी को समान दर्जा और मौका मिलेगा। फ्रेटर्निटी, जो व्यक्ति की मर्यादा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाएगा। फ्रेटर्निटीज टूगेदर, फ्रेटर्निटीज टूगेदर, साथ मिलकर। ठीक है जी। व्हाट इज इट? फ्रेटर्निटीज भाईचारा। ठीक है, कि जो व्यक्ति की मर्यादा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता मतलब साथ मिलकर, अखंड भारत है ना, विदाउट विभाजन हुए हुए, को मजबूत बनाएगा। हिंदी, टू मच हिंदी, बट देन आई हैड टू एक्सप्लेन यू दिस। अगर मैं समझाऊंगी नहीं, याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भी थोड़ी फनी बातें करके दिल में उतारना आसान होगा। यस, ये 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था, को हमारी संविधान सभा में स्वीकृत की गई थी, मतलब एक्सेप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। और तब से हमने इसे अपना संविधान बना लिया है और अपने ऊपर लागू कर लिया है। दिस इज़ हिंदी, वी डू नॉट हैव टू लर्न दिस। तो अगर मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलती हूँ, क्या है सोवरेन? इज़ लाइक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर इन इंडिया। हम किसी और की फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, अपनी फैमिली के डिसीजन लेने के। इसी तरीके से इंडिया में जो भी हम डिसीजंस लेंगे अपनी कंट्री पे लेंगे, क्योंकि ब्रिटेन में कुछ हो रहा है हम वो ले लेंगे नहीं। इंडिया इज सेल्फ लैंड एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेज एंड देयरफॉर सोवरेन। सोवरेन इज स्वतंत्र, सोशलिस्ट इज समाजवादी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ लाइक इंश्योरिंग ऑल टीम मेंबर्स शेयर प्रॉफिट इक्वली। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बेल वाला दिया है। सेकुलर बोले तो व्हाट इज सेकुलर? कोई धर्म का पक्ष नहीं है, धर्म निरपक्ष। एवरीवन इन क्लासरूम लाइक फॉर एग्जांपल कैन प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन विदाउट इंटरफेरेंस, दिस इज व्हाट इज सेकुलर। ओके, डेमोक्रेटिक, जैसे आप सबने एक सीआर रिप्रेजेंट कर दिया, अपने कॉलेज में एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर दिया, क्या मैंने उसे अपॉइंट किया? नहीं, बट यू योरसेल्फ हैव इलेक्टेड। इसी तरीके से डेमोक्रेटिकली हमारी कंट्री भी वर्क करती है। एंड रिपब्लिक इज दैट देयर इज अ हेड ऑफ स्टेट, दैट इज पार्लियामेंट इज चोजन एंड इट इज नॉट हेरिडिटरी। स्टेट जब हम बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं रेफरेंस दे रही हूँ, स्टेट इन जनरल बोल रहे हैं, बट बातचीत हम कर रहे हैं सेंटर की, पार्लियामेंट की। ठीक है, ओके। तो चलिए, प्रियम्बल क्या बोल रहा है अब एक्चुअली में, ये हमें लर्न करना है। ओके, ध्यान से कोशिश करेंगे, अभी दिल में उतारेंगे। क्या बोल रहे हैं? द प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे हमने बोला संविधान सभा, एंड इट रीड्स एज फॉलोज। व्हाट इज इट रिटन एज? वी द पीपल ऑफ इंडिया have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और हमने हर एक वर्ड का या मतलब भी समझ लिया है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हम अपने देश के सारे वासियों के लिए क्या? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी लेकर आ रहे हैं। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, इसलिए आर्थिक, राजनीतिक, ये सब कुछ बोला था ना मैंने, सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक, न्याय, जस्टिस। ओके, क्या बोला हमने? हमने बोला
The preamble to the Constitution was adopted by the Constituent Assembly and it reads as follows: We, the people of India, solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure to all its citizens justice. Justice कैसे? इकोनॉमिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देंगे. ओके, फिर उसके बाद हमने हमने क्या क्या बोला था? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. जस्टिस देंगे हम किसका? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ओके, न्याय तीनों एंगल से. लिबर्टी किसका? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, आपकी विचार. हर व्यक्ति को अपना विचार, अभिप्राय, विश्वास और धार्मिक पूजा करने की आजादी है. ओके, लिबर्टी क्या है? ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर एक्सप्रेशंस, ऑफ योर बिलीव्स, ऑफ योर फेथ एंड वर्शिप ऑल्सो. ओके, तो हमने जस्टिस देखा किसका? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड रिलीजन. तो इक्वालिटी और लिबर्टी हो गया, सॉरी, जस्टिस और लिबर्टी हो गया. अब हम इक्वालिटी पढ़ेंगे. इक्वालिटी किसकी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल. सब लोग मिलकर फॉलो ऐसे ही करेंगे कि भैया सभी को समान दर्जा और मौका मिलेगा. दर्जा भी समान मिलेगा और अपॉर्चुनिटी भी इक्वल ही मिलेगी. टू प्रमोट अमंग देम ऑल ऑफ स्टेटस. दर्जा इज स्टेटस. ओके, एंड देन फ्रेटर्निटी, इससे क्या हुआ? अश्योर होगा भाईचारा. यस, अश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बोला? हमने यहाँ पर बोला, जब मैं भाईचारा बोल रही हूँ, कि हर एक व्यक्ति को मर्यादा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाएंगे. हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उस एंगल से हम बात कर रहे हैं फ्रेटर्निटी. ओके, वॉज इट वेरी डिफिकल्ट? थोड़ा एफर्ट लगे बट इतना डिफिकल्ट नहीं था. यस, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बोले तो संविधान सभा, 26 नवंबर 1949 को हमने हेयर बाय अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हैं? वैसे तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से याद करा दिया है ना. अगर मेमोनिक नहीं भी यूज़ करना, इट इज़ फाइन. हमने क्या बोला? हमने बोला सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. ये मोटे मोटे वर्ड्स हैं जो हमें याद करने हैं, है ना. इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. सॉली सॉ सम डॉग्स रन जॉयफुली, लविंगली, ईगरली एंड फ्रेंडली. सैली इज सोवरेन, सॉ essay socialist, some secular, dogs democratic, run republic, joyfully justice, liberty, equality and fraternity. And this is what is written. If you want to use this morning, go ahead. I am not using it, but if you think this is working for you, go ahead. ठीक है, चलो, एजेंडा क्या है? क्यों लाया ये प्रियम्बल? जो ये प्रस्तावना है हमारे संविधान की, लाया ही क्यों गया? Yes, the preamble of the Constitution is the key, चाबी है to open minds of makers and show the general purpose for which they made the several provisions in the Constitution. तो जो Constitution बना रहे हैं उनके लिए भी तो कोई गाइडलाइन होगी कि मैं बना रही हूँ, कुछ भी लिख देती हूँ. हाँ, कोई स्टोरी थोड़ी ना लिख रहे हैं कि हैरी पॉटर में अचानक से किसी और को उठा के लेके आ जाएंगे. हिट ट्विस्ट, टाइगर भी आ गया. हाँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दैट वेज. देयरफॉर कुछ नियम, कुछ कानून, मतलब बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं मेकर्स, उनका भी माइंड तो ओपन रखना पड़ेगा. शो द जनरल पर्पस कि हम किस लिए काम कर रहे हैं. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये सब बातों को हमें प्रोसेस करना है.
तो प्रियम्बल क्या क्या पर्पस सॉल्व करता है? डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द प्रियम्बल। यस, एंड देन यू हैव टू राइट। इट लेज डाउन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949, 1949। It sets out the rights and freedom which the people of India wished to secure for themselves. हम डेमोक्रेटिक हैं, हमारे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो डिसीजन ले रहे हैं। ओके, एंड इट डिक्लेयर्स द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट, स्टेट के थ्रू हेडिंग चल रही है और वो काम कर रहे हैं। ओके, तो क्या बोल रहे हैं हम? प्रियम्बल क्या क्या पर्पस सॉल्व करता है? जितना आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, जितना अपने पॉइंटर्स को नोट डाउन करते जाएंगे, उतना आसान रहेगा व्हेन यू रिवाइज। अदरवाइज दिस चैप्टर इज कैन बिकम अ नाइटमेयर एंड यू डोंट वांट दैट हैपनिंग। यस, तो हमें प्रियम्बल क्यों बनाया गया? 4 पॉइंट्स थे। एक तो पता चलेगा सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सी तारीख को कमेंसमेंट हुई है, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या फ्रीडम है जो लोग चाहते थे, विश करते थे, है ना। और ये नेचर ऑफ पार्लियामेंट, नेचर ऑफ गवर्नमेंट भी डिक्लेयर करता है हमारा प्रियम्बल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीगल सिग्निफिकेंस। एक लॉ लीगल प्रेसिडेंट है, जुडिशियल प्रेसिडेंट रहा है, केस लॉ है, जिसके थ्रू प्रियम्बल का इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस हमें बताया गया है। द केस लॉ इज केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। Preamble embodies a vision to guide interpretation, but is not legally enforceable, nor a source of legal legislative power. क्या हुआ था इस केस में? समझाऊंगी सिंप्लीफाई तरीके से। तो आपको जो लिखा, मैंने भी आपको पढ़ के सुनाया कि ये विजन बता रहा है। यस, विजन बता रहा है कि कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है प्रियम्बल, सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट लीगली एनफोर्सेबल ऑल्सो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ के आए थे, एनफोर्सेबल है, तो प्रियम्बल लीगली एनफोर्सेबल भी नहीं है, सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर भी नहीं है। जब बस प्रियम्बल तो विजन बताता है कि कैसे आप इंटरप्रेट करोगे। ओके, चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ते हैं। देखो 1973 में, 1973 में केशव नंदा भारती केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्या है प्यारे बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और रिफ्लेक्ट करता है कोर आइडियल एंड विजन। The court also clarified that the preamble is not the source of legal power. ये लिमिट नहीं करती है पावर ऑफ लेजिस्लेचर, डजेंट, और ये एनफोर्सेबल भी नहीं है कोर्ट में, मीनिंग इट कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ लीगल केसेस। ठीक है, लीगल केसेस का ये बेसिस नहीं रहने वाला है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो प्रियम्बल बताता है, शो करता है कॉन्स्टिट्यूशंस गाइडिंग विजन बट डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट लीगल अथॉरिटी। कि भैया प्रियम्बल के बेसिस पे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है या लीगल अथॉरिटी नहीं है, बस विजन दे रहा है प्रियम्बल, विजन दे रहा है जो मेकर्स ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमने पीछे भी बोला। ठीक है, यहाँ तक बातचीत आपको समझ में आई? केशव नंदा भारती versus State of Kerala 1973. It is going to be important in case preamble comes. You'll have to give the legal significance also. Am I clear to everybody? ठीक है, चलो अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारे एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? शुरुआत करेंगे आर्टिकल 14 के साथ। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। तो हम बोल रहे हैं अगर हमारे को दुहाई देनी है ना इक्वालिटी की, तो प्रियम्बल को बेसिस लेते हुए लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं लगाएंगे। उसके बेसिस पर, प्रियम्बल के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 दे रखा है। अगर इक्वालिटी की दुहाई लगानी है तो आर्टिकल 14 के नाम की लगाएंगे।
ओके तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी क्या है, ये इस्टेब्लिश किया गया ई.पी. रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अभी हमने केस लॉ ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अपनी चैप्टर का नाम लिखो मॉड्यूल 1। ठीक है, मॉड्यूल 1 में हमारा चैप्टर का नाम क्या है, द नेम स्टेट्स एज इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया। इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया। फर्स्ट केस लॉ लिखो, या आप आई होप एक पेज पूरा छोड़ दो केस लॉज के लिए, आर्टिकल्स के लिए, एक या दोनों साइड, आगे वाली साइड भी पीछे वाली साइड भी छोड़ दो, और फिर नेक्स्ट पेज से लिखना शुरू करो। प्रियम्बल के बारे में बातचीत, आई होप आपने लिखा हुआ कि लेंथीएस्ट है, 26 नवंबर 1949 को आया था। मिमोनिक के थ्रू लिखना है प्रियम्बल को, तो मिमोनिक के थ्रू लिख लो, अगर आपको ऐसे ही याद हो गया है। सेकुलर, सोशलिस्ट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ऐसे लिख लो, टाइम ले लो, एक बार लिख लो सब कुछ। ठीक है, उसके बाद केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 की दुहाई दो, या फिर इसको यहाँ पर भी लिखो, अपने नोट्स में भी लिखो, और जो आपने एक और नेक्स्ट पेज छोड़ा है या 2 पेजेस छोड़े अगर ऐसे ऐसे है, और अगर आगे पीछे है तो आगे पीछे छोड़ा है आर्टिकल, सेक्शंस और केस लॉज लिखने के लिए फॉर मॉड्यूल 1 ऑफ दिस योर पेपर नंबर 5। तो वहाँ पे केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला प्रियम्बल का कंटेक्स्ट बोलो। ये प्रियम्बल जो है सिर्फ विजन दे रहा है गाइडलाइन की, इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल, इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ लीगल पावर, और पावर ऑफ लेजिस्लेचर भी नहीं है। तीनों पॉइंटर्स टिक टिक करके लिख दो। ठीक है, फिर इसके बाद अब नेक्स्ट केस लो आप लिखेंगे, या फिर आर्टिकल 14 लिखेंगे पहले हेडिंग, और आर्टिकल 14 के नीचे लिखेंगे ई.पी. रप्पा रॉय, ई.पी. रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, पहले केरला था, अभी साउथ इंडिया ही है। ठीक है, आर्टिकल 14 एक डायनेमिक और मल्टी डायमेंशनल कंटेक्स्ट बताता है। क्या है, डायनेमिक, जो चेंज के साथ चेंज हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल है, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड मियर फॉर्मल इक्वालिटी टू सब्सटैंशियल इक्वालिटी। आर्बिट्रेरी एक्शंस बाय स्टेट कॉन्ट्राडिक्ट आर्टिकल 14's प्रॉमिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। क्या है इसका मतलब, इसको ऐसे समझते हैं, सिनेरियो, पहले सिनेरियो समझते हैं फिर पीछे आएंगे, बहुत टेक्निकल है ना, तो इसलिए पहले सिनेरियो समझेंगे फिर पीछे आएंगे। देखो, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेशनरीज, क्या मतलब है इसको, स्टेट अनाउंस करता है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जैसे मान लेते हैं एक सिनेरियो that offers financial aid only to students from urban areas, जो शहरी इलाकों में रहते हैं उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज, मतलब जो गांव देहात में रहते हैं उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इवन दो रूरल स्टूडेंट्स फेस ग्रेटर फाइनेंशियल हार्डशिप्स, ये तो सच्चाई है ना। अब the exclusion of rural students is arbitrary and violates the principle of substantive equality under article 14 of equality, कि जो स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हो ना रूरल एरिया वालों को, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सटैंशिव इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 वायलेट हो रही है। ई.पी. रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में केस लॉ हुआ था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया था that the arbitrationaries is antithetical to equality by favoring, जहाँ पे हम फेवर करें ना अर्बन स्टूडेंट्स विदाउट रैशनल बेसिस। आर्बिट्रेशनरीज मतलब अपनी मर्जी से, है ना, एक तरीके से आप कोई पैरामीटर नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, सिर्फ मतलब देयर इज़ नथिंग। अगर रैशनली प्रूडेंटली देखा जाए तो भैया रूरल वाले लोगों को ज़्यादा फिनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है ना, ठीक है, आपने उसको बेसिस ही नहीं बनाया। अगर आर्बिट्रेशंस पे काम कर रहे हो देन वायलेशन तो होगा ना हमारे आर्टिकल 14 का। Okay, the state is discriminatory and does not uphold the rule of law. कहने का मतलब है अगर आप मनमानी करते हो, अगर आप मनमानी कर रहे हो
ये एथिकली जो सही होना चाहिए उसके ऑपोजिट है। एथिकली जो होना चाहिए उसके ऑपोजिट है, इसलिए एंटाई एंटी बोल रहे हैं। जो आप अपनी मनमानी, यहाँ पे स्टेट जो अपनी मनमानी कर रही है ना कि भैया जो हम बोल रहे हैं अर्बन वालों को स्कॉलरशिप मिलेगी तो अर्बन वालों को ही मिलेगी, तो ये अपहोल्ड नहीं कर पा रही है द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या बोल रहा है? इक्वालिटी। और इक्वालिटी मैंने आपको बताया 5,000 रुपये दो लोग कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं दोनों, एक जना 5,000 कमा रहा है, 1 लाख, एक जना 5 लाख कमा रहा है और आपने दोनों पे सेम रूल लगा रखा है। इक्वालिटी कहाँ हुई फिर यहाँ पर? अगर मैं आपको पीछे रेफरेंस दिखाती हूँ, फिर डिजिट को यहीं पे होना चाहिए, एक मिनट दीजिए मुझे। आर्थिक जस्टिस में कहा होगा, फिर आर्थिक तो आपने लिया ही नहीं, सबको इक्वली तो दिया ही नहीं। यस, इक्वालिटी भी नहीं हुई यहाँ पर। तो एक्ट आर्टिकल 14 ये बोल रहा है इस सिनेरियो में कि भैया जी जो ये आप आर्बिट्रेरीनेस लेकर आ रहे हो ना, ये एंटी एथिकल है, इट इज़ नॉट एथिकल। यस। अब आउटकम क्या होगा अगर आर्टिकल 14 का रेफरेंस लिया जाए? ऐसी सिचुएशन में आउटकम क्या होगा? द पॉलिसी कुड बी चैलेंज्ड, इस पे आप केस कर सकते हो, एज वायलेटिंग आर्टिकल 14 and the government might be directed to ensure that the scholarship program includes rural students based on their financial needs। ये हुआ सिनेरियो नंबर 1। तो जब मैं ये बोल रही हूँ ना, आर्टिकल 14 इज डायनेमिक एंड मल्टी डायमेंशनल, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड मियर फॉर्मल इक्वालिटी, सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ठीक है, टू सब्सटैंशिव इक्वालिटी। आर्बिट्रेरी एक्शंस कहने का मतलब अगर आप अपनी मनमर्जियाँ करोगे, अपनी मर्जियाँ करोगे उससे काम नहीं चलेगा, चाहे वो सरकार खुद क्यों ना कर रही हो। जैसे यहाँ पे तो स्टेट ही कर रही थी, तो कैसे करोगे? हाउ विल यू प्रोटेक्ट अगेंस्ट आर्बिट्रेशन? द आर्टिकल इंश्योर्स द स्टेट एक्शंस आर फेयर, जस्ट एंड नॉन आर्बिट्रेरी। अपनी मर्जियाँ नहीं चला सकते मन की। ओके, तो अब एक और सिनेरियो समझेंगे, फिर एक एक्सेप्शन की ओर भी चलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है आर्टिकल 361, एक्सेप्शन टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। जैसे मान लेते हैं एक सिनेरियो है, ये भी कहानी है, अ सिटीजन फाइल्स अ लॉ सूट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, जैसे आपको और मेरे को जेल हो सकती है अगर हम कुछ गड़बड़ करें, प्रेसिडेंट एक दर्जा है, ओके। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एलिजिंग नेग्लिजेंस इन द पर्सनल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पर्सनल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था प्रेसिडेंट का, और उसमें नेग्लिजेंस, उसमें ढंग से काम नहीं किया, इसलिए एक सिटीजन ने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट केस लॉ कर दिया, मतलब बेसिकली सूट फाइल कर दिया। द इंडिविजुअल ऑल्सो सीक्स टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर एक्शंस टेकन व्हाइल इन ऑफिस। मतलब जो पदवी है, जो चेयर मिल रखी है, पोजीशन है प्रेसिडेंट की, उसके अगेंस्ट इन्होंने क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर दिया कि आप एज अ प्रेसिडेंट रहते हुए ऑन द चेयर ऑफ प्रेसिडेंटशिप आपने कुछ काम किया है, तो आप पे मैं कानूनी कार्रवाई क्रिमिनल एंगल से भी करना चाहता हूँ। अब 361 बोलता है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती है प्रेसिडेंट्स को और गवर्नर्स को जब तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं, ऐसा से आर्टिकल 361 बोल रहा है। नो कोर्ट कैन इनिशिएट और कंटिन्यू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ इंडिया, and they cannot be held accountable for personal actions during their term। पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई नेगोशिएशन डीलिंग थी, प्रॉब्लम थी, नेग्लिजेंस था, तुम क्या मतलब है उससे?
जब तक वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट खत्म हो गए, अब कोई और आ गया प्रेसिडेंट, फिर कुछ भी हो सकता है। यस, इम्यूनिटी सिर्फ जब तक आप प्रेसिडेंट और गवर्नर तब तक ही मिल रही है, ऐसे आर्टिकल 361 बोल रहा है। दिस एक्सेप्शंस एंश्योर, क्या एजेंडा है यहाँ पर, द डिग्निटी एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज विदाउट लीगल डिस्ट्रैक्शंस लाइक दैट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। एम आई क्लियर? यस, तो आउटकम क्या है, द कोर्ट वुड डिसमिस द केस साइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी ग्रांटेड। अगर किसी सिटीजन ने पर्सनल प्रॉपर्टी नेग्लिजेंस और प्रेसिडेंट पे केस किया है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर दी है, तो हम एक इम्यूनिटी मिल रखी है कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 361 में इन दोनों लोगों को। yes, the court will dismiss the case if a case like this comes, citing क्या रेफरेंस देगी, citing the constitutional immunity granted under article 361। तो आर्टिकल 14 दो इक्वालिटी और एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ब्रैकेट में लिख दो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर और कॉलन लगा के लिख दो आर्टिकल 361। अपना पेज, अपनी कॉपी आप आई होप रेडी कर रहे हैं। ओके, हाउएवर आफ्टर द प्रेसिडेंट्स टर्म्स एंड्स, सिविल प्रोसीडिंग्स फॉर पर्सनल एक्ट्स कुड पोटेंशियली प्रोसीड। उस समय के लिए तो रुकी हुई है, इम्यूनिटी प्रोवाइड बाद में कर सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट इज द एक्सेप्शन टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज आर्टिकल 361। जो हमारे प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, दे कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल इन कोर्ट ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। No criminal proceedings can be initiated or continued against them during office. No civil proceedings or personal acts can be initiated during their term। अगर आपने इतनी बात लिखी, सिंपल तरीके से भी एग्जाम्पल बता दिया ना, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, पर आराम से पूरे नंबर लेकर आ पाएंगे। इतनी सारी कहानी ऐसे डब्बे डब्बे बना के नहीं बताने आपको, कलर्स एटसेट्रा इतने सारे यूज़ नहीं करने। अपनी लैंग्वेज में अगर आपने दोनों सिचुएशन समझा दिए, आर्टिकल 14 भी क्लियर है, आर्टिकल 361 भी क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए अब चलते हैं आर्टिकल 15 की ओर। आर्टिकल 14 आई होप इट इज ऑल क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड विद आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वैसे तो हमने बोला है इक्वालिटी होनी चाहिए, बट फिर हमने ये भी बोला है कि विजन प्रोवाइड कर रहा है, लीगल स्टैंडिंग नहीं ले पाओगे इसका किसी केस में, है ना। हमने इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ लीगल पावर, डजंट लिमिट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स बेसिस फॉर लीगल केसेस, है ना। इसलिए हमारे पास आर्टिकल 15 इक्वालिटी का रेफरेंस अगर हम दे रहे हैं, यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड्स फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेशन। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किसी रिलीजन की, रेस की, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन, सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। Public access, citizens cannot face restriction in access to shop, public facilities or use of state funded places of public entertainment। अगर सरकार के द्वारा कोई एंटरटेनमेंट प्लेसेस है या कोई भी फंडिंग सरकार के द्वारा गई है, तो आप किसी भी लोग को ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स मेंशन, चाहे वो रेस हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, रिलीजन हो, इस बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एक्सेसिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी विच इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, बट इसका एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 3, 4, 5 के अंदर। ठीक है, क्या है एक्सेप्शंस? आर्टिकल 15 क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5। ठीक है, इसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बात करते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बोल रहा है, वैसे तो बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट अगर फेवरिज्म चिल्ड्रन या वुमेन को मिल रहा है, क्योंकि वो basically somehow they have some disadvantage, they are placed under the position of disadvantageous group, तो फेवर अगर उस एंगल से मिल रहा है तो 15 क्लॉज 3 में चिल्ड्रन और वुमेन को मिल सकता है, 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 में पीपल हु आर सोशली और एक एजुकेशनली बैकवर्ड, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट आ जाते हैं, दैट एक्सेप्शन, दैट फेवर इज अलाउड। वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है।
ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्लॉज 4 क्लॉज 5 क्या बोल रहा है, स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे वुमेन, चिल्ड्रन और सोशली एजुकेशन और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, जिसमें सोशल क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स आ जाते हैं। प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट्स इंक्लूड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे अब नो वी व्हेन यू एंटर्ड कॉलेज यू माइट हैव सीन कि कुछ रिजर्वेशन है, कुछ कोटाज हैं। सो विदाउट अ टॉपिक ऑफ डिबेट, hailing to constitution in article 15 clause 3 clause 4 clause 5, these exemptions are absolutely allowed, okay, even private ones, but जो minority groups हैं, है ना, minority institutions है, मतलब let's say particularly कोई minority group है, let's say जाट हैं, जैन्स हैं, somebody who is minority, अगर उन्हीं के लिए हैं तो वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होगी, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 का एक एग्जाम्पल सिनेरियो लेंगे। एक सिनेरियो लेते हैं। ओके, तो ऐसा पहले क्या करते हैं, ग्राउंड्स फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेशन से बात करना शुरू करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, मान लेते हैं एक रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट ऑनर ने एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक बंदे को खाना सर्व करने से मना कर दिया क्योंकि वो लोअर कास्ट से था। रेस्टोरेंट ऑनर इन मेट्रोपॉलिटन सिटी रिफ्यूजेस टू सर्व कस्टमर बेस्ड ऑन द कास्ट, ओपनली स्टेटिंग दैट द पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट आर नॉट वेलकम्ड इन देयर एस्टैब्लिशमेंट। तो क्या ये आर्टिकल 15 में नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को ओके कर रहा है या वायलेट कर रहा है? ऑफ कोर्स वायलेट कर रहा है, तो ये बंदा क्या कर सकता है, केस कर सकता है इस रेस्टोरेंट ऑनर पे। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट एंड दिस एक्ट डिनायल ऑफ डिनायल, खाना नहीं सर्व करेंगे, वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो हमने बोला हम आपको इक्वालिटी की देंगे, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। ठीक है, पब्लिक स्पेसेस जैसे हम रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते एक्सेस टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज लाइक कास्ट। ठीक है, तो आउटकम क्या है, बंदा लीगल कंप्लेन फाइल कर सकता है इस ओनर के अगेंस्ट, leading to potential penalties for violating constitutional rights. Courts are likely to rule against the discriminatory policy, ensuring कि जस्टिस रहे वायलेशन अगर कर रहा है कोई बंदा आर्टिकल 15 के अंदर। ठीक है, बट इसका एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बताया वुमेन और चिल्ड्रन 15 आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, और 15 क्लॉज 4 और 5 में अगर कोई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है तो वहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस हो सकते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री बस ट्रैवल दे दिया सारे वुमेन और चिल्ड्रन के लिए 12 साल से ताकि पढ़ाई भी कर पाए, और मान लेते हैं मूवमेंट की प्रॉब्लम है औरतों को, वुमेन्स को, नो दे डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स, पैसे नहीं है इसलिए पैसे कमाने ले से जा नहीं पा रहे हैं। यस, अगर सोशल स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस फ्री bus travel for all women and children under 12 as a part of initiative to support mobility and education। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, एनालिसिस क्या है, थ्रू पॉलिसी दो द पॉलिसी फेवर सर्टन स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे हमारे 15 क्लॉज 3 में वुमेन और चिल्ड्रन के बारे में बात हो रखी है, इट फॉल्स अंडर द एग्जाम्पशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 3। स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन आर अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है, टू प्रमोट welfare and advancements considering their unique socio-economic challenges. This policy is constitutionally valid and as it aligns with Article 15 Clause 3 to provide affirmative action, positive action for the disadvantaged group. ठीक है, चलो अब रिजर्वेशन देखते हैं फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्लॉज 5 में इसके बारे में बात हो रखी है। ध्यान देंगे कि हमने बोला था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्टेड है, एक्सेप्ट है, बेसिकली एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशंस नहीं कर सकते। अभी नॉन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम बात कर रहे हैं। ओके, इन्होंने कहा कि भैया हम 27% सीट्स रिजर्व करेंगे बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए विद गवर्नमेंट मैंडेट्स। ठीक है, जो सरकार बोल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए। ओके, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 15 क्लॉज 5 परमिट करता है स्टेट को, सरकार को, टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस
इकोनॉमिकली नहीं बोल रहा है, एजुकेशनली बोल रहा है, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दिस अप्लाइज इवन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी रन वंस। मतलब मान लेते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स कोई कॉलेज रन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, वहाँ पे ये फेवरिज्म नहीं चलेगा। Okay, the reservation policy is valid under Article 15 Clause 4, 15 Clause 5 and aims to promote equal opportunities for backward communities. Any challenge to this provision would likely be dismissed. कोर्ट ऑफ लॉ में अगर जाएंगे तो हमने आर्टिकल 14 में बोला राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, उसका एक्सेप्शन देखा आर्टिकल 361 जहाँ हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी दी थी। फिर आर्टिकल 15 में बोला कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। यस, इन बेसिस पे कोई आपको फेवरिज्म नहीं मिलना चाहिए, बट इसका भी एक्सेप्शन है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में वुमेन और चिल्ड्रन के बारे में बात हो रखी है, तो आई होप आप लिख रहे हैं, ठीक है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल को फेवरिज्म मिल रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 लिखिए। आर्टिकल 15 बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एक्सेप्शन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का, यहाँ वुमेन और चिल्ड्रन के बारे में बात हो रखी है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 5 बात कर रहा है अगेन एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15, जहाँ हम फेवरिज्म दे रहे हैं या कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। ओके, लिख लिया है? फटाफट से लिख के फोटो ज़रूर भेजना मुझे आज के सेशन के बाद, ठीक है। चलो अब चलते हैं आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कैसे हमने पब्लिक डोमेन में देखा है कि कोटाज और रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन में आ जाएगा वो। अंडर द स्टेट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डेसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट, ठीक है, किसके बेटे और एटसेट्रा करके। बट इज एन एक्सेप्शन। पार्लियामेंट में सेट रेसिडेंट बेस्ड रिक्वायरमेंट, जैसे उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड का रिजर्वेशन है और उसमें भी वुमेन का रिजर्वेशन है। ओके, फॉर सर्टन पोजीशंस रिजर्वेशन में बी मेड फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड प्रमोशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। Employment criteria for religious and denominational institutions are allowed based on religious affiliations. रिलीजियस एफिलिएशंस की बेसिस पे यहाँ पे एक्सेप्शन अलाउड है। सिनेरियोज के साथ समझा रही हूँ, ध्यान से मुझे सुनिएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एक स्टेट गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज किया कि वैकेंसी है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में, बट एक्सप्लिसिटली स्टेट किया कि कैंडिडेट्स फ्रॉम स्पेसिफिक रिलीजन और कास्ट आर इनएलिजिबल टू अप्लाई। बाबा रे, अब आर्टिकल 16 तो बोल रहा था कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और प्रोहिबिट करने चाहिए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द एक्सक्लूजन। जो एक्सक्लूजन कर दिया इन्होंने, वायलेट कर रहा है हमारा आर्टिकल 16 भैया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, हमारी राइट है आर्टिकल 16 के अंदर, वो तो यहाँ पे वायलेट हो रही है। यस, तो आउटकम क्या होगा? द पॉलिसी कुड बी चैलेंज इन कोर्ट लीडिंग टू अनलमेंट, कि भैया ये एडवर्टाइजमेंट को रद्द करो, खत्म करो। यस, द कोर्ट वुड लाइकली डायरेक्ट गवर्नमेंट टू रिवाइज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ताकि इंश्योर किया जाए कि सारे सिटीजन्स हमारे कंट्री के एलिजिबल रहे। बट देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर रेजिडेंट बेस्ड रिक्वायरमेंट। लेट्स से पार्लियामेंट ने पास किया एक लॉ रिगार्डिंग कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर फॉरेस्ट रेंजर पोजीशन इन अ स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मस्ट हैव बीन रेजिडेंट ऑफ द स्टेट फॉर एटलीस्ट 5 years। 5 साल से कम रह रहे हैं वो स्टेट में। वैसे तो हमने बोला सारे सिटीजन, बट यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो सर्टेन प्लेस के बेसिस पे है ना, सर्टेन रेजिडेंस की बेसिस पे किया जा सकता है। allows parliament, article 16 clause 3 allows parliament to prescribe residence based requirements for certain public employment। तो आर्टिकल 16 अगर आपने लिख लिया है अपने पेज पर तो वहाँ लिख दीजिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये लिख लीजिए। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 3 इसका एक्सेप्शन बता दीजिए।
जहाँ पे बोल दीजिए कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है रेजिडेंट बेस्ड रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो इफ इट इज़ डीम्ड नेसेसरी, अगर उनको लगता है, सरकार को ऐसा लगता है कि ज़रूरी है, इन दिस केस सच रिस्ट्रिक्शन इज़ वैलिड बिकॉज इट इंश्योर्स कैंडिडेट्स अंडरस्टैंड लोकल एनवायरनमेंट। 5 साल से रह रहे होंगे तो उन्हें इस फॉरेस्ट एरिया के बारे में पता होगा, एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस की लोगों का क्या यहाँ पे भावनाएं, सेंटिमेंट्स कैसे इफेक्ट हो रही हैं। okay, is valid to ensure candidates understand local environmental cultural nuances. Detailings basically essential for the role. The policy is constitutionally valid, clause Article 16 clause 3, and would withstand legal scrutiny as it aligns with exceptions provided in Article 16. तो आर्टिकल 16 उसका एक्सेप्शन आर्टिकल 16 क्लॉज 3 रेजिडेंट के बेसिस पे हो सकता है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेसिकली इक्वालिटी अगर सारे सिटीजन्स को नहीं भी मिल रही है तो। Okay, now reservation for backward classes and promotion for scheduled castes and tribes. तो अगर मान लेते हैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया पॉलिसी रिजर्विंग 15% ऑफ इट्स मैनेजरियल पोजीशन बाय scheduled castes and 7.5% by scheduled tribes, as well as offering promotional preferences for these categories. तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 16 क्लॉज 4A एम्पावर करता है कि सरकार के पास ये पावर है कि वो रिजर्वेशन दे सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस को, प्रमोशन भी कर सकते हैं स्केड्यूल कास्ट और ट्राइब का इफ़ दे आर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। अगर ऐसा लग रहा है इस बैंकिंग डोमेन में या इस बैंक के अंदर इक्वली नहीं रिप्रेजेंट हो रहे हैं सारे कास्ट ट्राइब्स एक्सेट्रा, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या फिर रिजर्वेशन किया जा सकता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्लॉज 4A। सच पॉलिसीज एम्स टू प्रमोट इंक्लूसिविटी कि सब लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, एंड रेक्टिफाई हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज, पहले लोगों के साथ बुरा किया गया है तो उस डिसएडवांटेजेस पोजीशन से लोगों को करेक्ट किया जा सके। Okay, the reservation policy is valid and constitutionally supported provided the state can demonstrate the concerned groups are underrepresented in the workforce. पर चलो underrepresented है ही नहीं, ये लोग अपना ही कुछ संगठन ना चलाए, that is not also fair. एक और सिनेरियो, एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया इन रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो मैंने लास्ट पॉइंटर यहाँ बोला था कि मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, और मैं समझा रही हूँ, ध्यान से मुझे सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं कृष्ण मिशनरी स्कूल है, उन्होंने एडवर्टाइज किया कि एक प्रिंसिपल पोजीशन के लिए वैकेंसी है और स्पेसिफाई किया सिर्फ समबडी हु प्रैक्टिस क्रिश्चियनिटी आर एलिजिबल टू अप्लाई। जैसे आई कम फ्रॉम अ मिशनरी स्कूल, मैं एक कॉन्वेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है, आप में से बहुत सारे लोग कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े होंगे। आ फादर हु आर्ट इन हेवन हैलोड बी दाय नेम, दाय किंगडम कम, दाय विल बी डन। ऐसे हमने अपने ज़िंदगी के 14 वर्ष सुबह प्रेयर्स करते हुए बिताए हैं, दिसंबर पूरा कैरल्स गाते हुए बिताया है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मिशनरी स्कूल है और वहाँ पे प्रिंसिपल पोजीशन के लिए उन्होंने डिनोमिनेशन पर्टिकुलर रिलीजन का बोला है, तो क्या ये सही है? एक्सेप्शन है तो सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आर्टिकल 16 क्लॉज 5 बोल रहा है कि हाँ, रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन फोर्स कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन सर्टन रिलीजियस एफिलिएशन। जैसे यहाँ पर बोला कि कोई बंदा क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है तो ही वो प्रिंसिपल पोजीशन के लिए अप्लाई करे। Okay, since the institution is denominational, it can require candidates to adhere to religious principles, क्योंकि वहाँ पर जो लोग फॉलो करते होंगे वही तो सिखा पाएंगे या वही तो प्रैक्टिस कर पाएंगे, मिशनरी स्कूल है। द कंडीशन इज लीगली वैलिड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 5, तो क्लॉज 3 क्लॉज 4 4A एंड क्लॉज 5। क्लॉज 3 में हमने रेसिडेंस की बेसिस पे कर दिया था चीज़ें फिक्स, क्लॉज 4 और 4A में हमने बातचीत कर दी थी स्केड्यूल का स्केड्यूल ट्राइब के बारे में, और आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में हम बातचीत कर रहे हैं रिलीजियस और डिनोमिनेशनल ग्रुप्स के बारे में। ओके, एंड डज नॉट वायलेट नहीं कर रही है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्पावरमेंट। आई होप दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 14 हमने राइट टू इक्वालिटी पढ़ा, और आर्टिकल
14 का एक्सेप्शन आर्टिकल 361 देखा। आर्टिकल 15 के अंदर हमने प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखा, बट इसका भी एक्सेप्शन देखा। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 चिल्ड्रन और वुमेन के लिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 हमने सोशली और एजुकेशनली बैकग्राउंड ग्रुप के लिए अगर बेसिकली कुछ एक्सेप्शंस दे रहे हैं, दैट इज़ अलाउड। फिर आर्टिकल 16 पढ़ा। आर्टिकल 16 में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें कि इक्वली मिलनी चाहिए, और यहाँ पर भी आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्लॉज 4 क्लॉज 5 पढ़ा। क्लॉज 4 में क्लॉज 4 और 4 ए साथ देखा है। क्लॉज 16 आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में हमने रेसिडेंस की बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको नहीं दी। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और 4A के बेसिस पर हम वापस शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पर चले गए। और आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट की कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। ओके, नाउ लेट्स गो टू आर्टिकल 17। आई होप यू आर राइटिंग द आर्टिकल्स। बिलीव मी गाइज, अगर आप नहीं लिख रहे हो, आपके पास सब कुछ साथ में एक जगह नहीं है, एंड में जब आप पूरा सिलेबस कर चुके होंगे, इतने सारे सब्जेक्ट्स कर चुके होंगे, दिमाग का मतलब भरता बन जाएगा, एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। ठीक है, तो आर्टिकल 17 पढ़ते हैं, ध्यान से मुझे सुनिएगा। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड, कि भैया क्या बोलते हैं, छुआछूत नहीं करना है। यस, एंड एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी ड्यू टू अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल बाय द लॉ। जैसे हम मूवी देखते हैं लगान, देखिए हम लोगों ने, मैं तो छोटी थी, पुराने घर में रहती थी, so I think I was in class 3 when this movie came, so it might be somewhere in 2000 से पहले की बात होगी, है। आई थिंक 1999 होगा, इफ़ आई एम करेक्ट, 98-99 होगा, नहीं 2001 बता रहे हैं, 2001 बता रहे हैं। चलो लगान चल रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट मूवी लगान। तो आई थिंक 5th क्लास में होंगी, 3rd में नहीं होंगे। हाँ, 2001 क्या मूवी है लगान। ओके, यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ एक्चुअली इस मूवी में हुआ था और टचेबिलिटी पे इश्यू आया था। तो एक मूवी था, उसमें कचरा, एक मैन फ्रॉम अ लोअर कास्ट, ये कचरा, हिज नेम इज कचरा। ओके, ही इज अ मैन हु वाज फ्रॉम लोअर कास्ट एंड ही वाज इनिशियली रिजेक्टेड कुछ विलेजर्स द्वारा कि वो नो क्रिकेट नहीं खेलेगा। बेसिकली मूवी में लगाने इन टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्सेस के बारे में बातचीत हो रखी थी। वेयर भुवन इज दिस, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। जो जिन्होंने आपको बोला ना बहुत डिफिकल्ट है कोर्स, नहीं कर पाओगे, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो। यस, क्या क्या गाना था? बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो। जो जो टकरावे समथिंग ऐसे करके गाना है, ठीक है। खुल जाए जो उंगली उठी, 5 उंगली तो बन जाए मुट्ठी। हाँ, together you guys will be able to sort it out with your families, with your mind, with your thought processes। करना तो आपको ही है, ठीक है, सपोर्ट बस मिल जाता है तो चीज़ें, जर्नी आसान हो जाती है। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मूवी में कचरा थे एक, ठीक है, ही इज़ अ पर्सन फ्रॉम लोअर कास्ट। इनिशियली उसे रिजेक्ट कर दिया कुछ विलेजर्स ने, फिर भुवन ने सजेस्ट किया कि उसको भी क्रिकेट टीम में हमें इंक्लूड करना चाहिए। विलेजर्स डिस्प्ले प्रेजुडिस rooted in untouchability, refusing to accept कचरा as an equal participant। एनालिसिस क्या हुआ, जो विलेजर्स ने डिस्क्रिमिनेशन किया, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक नॉन लीगल प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी की, ठीक है। तो भुवन ने इंसिस्ट किया
भुवन्स इंसिस्टेंस ऑन इंक्लूडिंग, ये भुवन हमारे आमिर खान ने इंसिस्ट किया है इसमें। राधा कैसे न जले गाना भी है, आपने सुना है ना, स्कूल में परफॉर्म किया है। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले। हाँ, आई वॉज यंग व्हेन दिस सॉन्ग केम, तो हम जाते थे समर वेकेशन में डांस सीखने इस गाने में। खैर, including Kachra highlights the importance of breaking caste barriers and treating everyone equally, resonating the principles of Article 7. तो आउटकम क्या हुआ इस कंटेक्स्ट का? रियल लाइफ में भी ऐसे सिनेरियोज होते हैं जो कि पनिशेबल है अंडर आर्टिकल 17, as practicing untouchability in any form is prohibited by the constitution. And the movie portrays the social change needed, जैसे भुवन ने किया, to embrace equality and reject deeply ingrained biases based on the untouchability norms. ठीक है, अब आर्टिकल 15 आई होप आप रिकग्नाइज कर पाए होंगे आयुष्मान खुराना का। यहाँ पर भी आर्टिकल 15 2019 में एक मूवी आई थी जहाँ पे अनटचेबिलिटी के बारे में बातचीत बहुत हुई थी। वैसे तो हमने आर्टिकल 15 बोला कि डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, यस, बट इस मूवी में भी एक मूवी थी हेमा, अगर आपने नहीं देखी तो देखना जब आपके पास टाइम होगा। ओके, स्टारिंग इसमें आयुष्मान खुराना हमारे लीड एक्टर थे जो कि IPS ऑफिसर थे, अयान रंजन इनका नाम था। इट रिवॉल्व्स अराउंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ ब्रूटल क्राइम अगेंस्ट 2 young girls फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कास्ट। ठीक है, इट डिस्पाइट the harsh reality of caste based discrimination and untouchability which is still prevalent in certain parts of our country. तो इस फिल्म में एक्सप्लिसिटली एड्रेस किया था अनटचेबिलिटी को, छुआछूत की बीमारी जो इन्होंने फैलाई हुई है, एंड द सिस्टमेटिक ऑपरेशन ऑफ लोअर कास्ट। अयान का कैरेक्टर, अगर आपने मूवी देखी है, सिम्बलाइज करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अंडर आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17। आर्टिकल 15 में अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। आर्टिकल 15 में क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 भी हमने देखा है, ठीक है ना। और पीछे चले, करेक्ट पढ़ा है ना हमने। और आर्टिकल 17 में हमने अनटचेबिलिटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, एंड हियर इट इज। ओके, तो आउटकम क्या है, ये मूवी डेमोन्स्ट्रेट कर रही है दैट प्रैक्टिसिंग और एनफोर्सिंग अनटचेबिलिटी इज अ ग्रेव वायलेशन of constitutional principle, that there should not be any basis of untouchability. Abolition of untouchability is what is talked about in article 17. ठीक है, such acts are punishable under the law, aligning with the essence of article 17, and the narrative inspires viewers to reflect on the need for societal reforms. मूवी देखोगे, मेरे को तो बहुत रोना आ गया था देखते हुए, आप में से किसी को आया था? एंड द एडहेरेंस टू द रूल ऑफ इक्वालिटी। तो रूल ऑफ इक्वालिटी वैसे आर्टिकल 14 में बोला गया है, आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिख लीजिए, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट। ओके, वैसे तो अभी हमारे पास आर्टिकल 32 तक है, बीच बीच में छोटे छोटे आर्टिकल्स भी हैं, बट अभी के लिए हम यहीं पे हम रोकेंगे। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातचीत करी है। आई होप यू आर एबल टू प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रीएम्बल टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देन वी टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 14, उसके एक्सेप्शन आर्टिकल 361, आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, आर्टिकल 16, उसमें भी हमने एक्सेप्शंस देखे, 3, 4, 4A एंड 5, फिर आर्टिकल 17 में हमने कोई एक्सेप्शन नहीं देखा है। आई होप यहाँ तक बातें आप प्रोसेस कर चुके हैं। थोड़ा सा सामान को आगे बढ़ाएंगे, आर्टिकल्स और देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे आर्टिकल्स फिनिश करने की और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ। ज्वाइन लो बाय CMA दिशा टेलीग्राम ग्रुप इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। बाकी आप व्हाट्सएप पे तो मेरे साथ कनेक्टेड होंगे सिंस यू आर एन एनरोल्ड स्टूडेंट। ओके, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, लव यू ऑल।